कि a मेरा 0 के बराबर नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं है, ऐसे कुछ नहीं हो। चलिए नेगेटिव समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 16 होता। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर। और आज के क्लास में हम लोग एक प्यारे से चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये चैप्टर है तो बहुत प्यारा, मगर बेचारा स्टूडेंट्स के बीच में थोड़ा बदनाम हो गया। बदनाम क्यों? ये बच्चे बोलते हैं इसका वर्ड इक्वेशन बनते नहीं है सर, फिर सम सॉल्व आंसर नहीं आता है, थोड़ा गलत हो जाता है, मार्क्स कट जाते हैं, और ऊपर से इसका एग्जाम में तो अच्छा खासा वेटेज भी है, इसलिए थोड़ा बदनाम है। बट हम लोग इस आसान से चैप्टर को, इस प्यारे से चैप्टर को एकदम प्यारे तरीके से पढ़ेंगे और सारे के सारे डाउट्स को खत्म कर डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा लेक्चर। देखो चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। तो जानते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या बोले? इक्वेशन ऑफ द टाइप ax स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a 0 नहीं होता, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। देखिए इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसका x की पावर कितनी होती है 2। तो ये क्वाड्रेटिक जनरल टर्म है जहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होगा? 0 के बराबर होगा। लेकिन बट कंडीशन क्या है? a 0 नहीं होगा, बस a 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होगा। यानी कि इक्वेशन ऐसे दिखने चाहिए। अगर मैं लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 4 या फिर 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, आप बोलोगे सर हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि b और c 0 हो सकते हैं, मगर जो ये पहला टर्म है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो 0 नहीं होगा। तो अगर आपको पहचानना पड़े कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आप कैसे पहचानोगे? आप देखोगे क्या इस टर्म को, देखो जैसे हम लोग इसको भी, हम लोग इस वाले इक्वेशन को भी ऐसे लिख सकते थे ना, 2x स्क्वायर माइनस 0x प्लस 0x प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। तो आप बोलोगे सर इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्या है? मेरे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब जब आप बोलोगे सर ये सारा कंडीशन मेरे को इसी पे डिपेंड करता है कि हम लोग कोई भी इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। अगर लिख सकते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं लिख सकते हैं तो नहीं है। इट मींस ये क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे जनरल टर्म, जनरल टर्म, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड टर्म भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, समझ में आया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं, मगर कंडीशन क्या है कि a मेरा 0 के बराबर नहीं होगा। इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक। समझ में आया? मतलब इन वेरिएबल x क्यों? क्योंकि इसमें x वेरिएबल के साथ है ना। अगर जरूरी नहीं कि x हो, हम लोग इसको बोल सकते हैं ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये भी है। जरूरी नहीं है कि x हो, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। देखो इस केस में x को लेके था, इसीलिए मैंने बोला कि ये क्या है? वेरिएबल x को लेके। वो a भी हो सकता है, 2b भी हो सकता है, p भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर बस क्या ध्यान देना है कि जो x है, जो वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 2, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है? रूट्स और सॉल्यूशन, रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो रूट्स का मतलब क्या है? सिंपल बोलता है, रूट्स का मतलब क्या है? अ नंबर अल्फा, एक नंबर है, कुछ भी मानो 2 4 5 6 a b c, कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं अल्फा। वो कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 6 -1 -2 -7, कुछ भी।
एक नंबर अल्फा इज अ रूट और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो अगर ये अल्फा इसका रूट तभी कहलाएगा, कब कहलाएगा? तभी कहलाएगा जब इफ एंड ओनली इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसे कुछ नहीं हो चलेगा। तो समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एग्जांपल ले लेंगे। समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एग्जांपल ले लेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग? चलो ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग देखेंगे क्या 2 इसका रूट है कि नहीं है। क्या 2, जैसे बोला ना नंबर अल्फा इज अ रूट, तो क्या लेते हैं, क्या 2 इसका रूट है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? हम लोग x की जगह पे क्या रख देंगे? 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर ये सॉल्व करने के बाद, अगर ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल जाए? 0। इक्वेशन में मुझे क्या मिल जाए? 0। इक्वेशन में मुझे क्या मिल जाए? 0। अगर इसको सॉल्व करने के बाद मुझे 0 मिल जाए तो क्या बोलेंगे कि ये जो 2 था वो क्या था? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 प्लस 8 माइनस 16 कितना होगा? 16 माइनस 16 कितना होता है? 0। क्या ये 0 और ये भी 0 है? तो आप बोलोगे हाँ। मतलब इस इक्वेशन में जब हम लोग 2 डाले तो मेरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कितना आ गया? 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x माइनस 2 या फिर x इज इक्वल टू 2 या फिर 2 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर हम लोग कोई वैल्यू को x की जगह पे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी जगह पे पुट करते हैं तो अगर मेरा आंसर क्या आता है? 0। x की वैल्यू पुट करने के बाद या फिर कोई वेरिएबल में उस x का वैल्यू डालने के बाद मेरा अगर आंसर 0 आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो नंबर क्या है? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। बहुत सिंपल। कोई भी इक्वेशन ले ले, मानो कोई भी मेरा इक्वेशन हो, हम लेते हैं। अगर मान लो हम लोग एक और इक्वेशन लेते हैं, इसको मिटा के साइड करते हैं, फिर इसको साइड रखते हैं, इसको हम लोग साइड करते हैं और एक और इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन क्या दे दी हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब बोला चेक 3, चेक करो कि जो 3 है वो इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं है। क्या बोला चेक करने के लिए? चेक ये जो 3 है वो इसका रूट है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग? x की जगह पे क्या दे देंगे? 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। अगर ये करने से 0 आएगा तो ये मेरा अगर ये सॉल्व करने से मेरा आंसर 0 आएगा तो ये 3 जो है इस इक्वेशन का रूट है, वरना नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 माइनस 3 क्या होगा? 9 माइनस 9 यानी कि 0। तो आप बोलोगे सर जब हम लोग x की जगह पे वो वैल्यू डाले, जब x की जगह पे हम लोग वो वैल्यू डाले तो मेरा पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कितना आ गया? 0। यानी कि ये जो 3 है वो 3 क्या है? ये 3 कोई मामूली नंबर नहीं, ये 3 क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। क्लियर? अब देखोगे सर अगर ये 3 है तो क्या और भी नंबर्स आ सकते हैं? 5 7 बहुत सारे, कितने नंबर्स हो सकते हैं? अनगिनत। तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज और गौर करा दे रहे हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो मुझे क्या ध्यान देना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म क्या है मेरा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो पावर 2 है ना, ये पावर 2 आपको चीख के बताएगा कि अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आने चाहिए मेरे को? 2 रूट्स मिलेगा। कितना रूट्स मिलेगा मेरे को? 2 रूट्स मिलेगा। कितना रूट्स मिलेगा? 2 रूट। अगर x की पावर में 2 है ना, वेरिएबल में पावर कितना है? 2, तो कितने रूट्स मिलेंगे? 2। समझ में आया? इस रूट का कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी समझ सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा दिखेगा। यानी कि देखो जो ग्राफ है वो कुछ कैसा दिखेगा? मान लो ऐसा दिखेगा।
यानी कि वो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, तो मुझे 2 रूट्स मिलेंगे ना, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा तो रूट्स कितने मिलेंगे, 2। सिंपल है, अगर कोई भी, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 पॉइंट्स, क्यूबिक होगा तो 3 पॉइंट्स। हम लोग पॉलिनोमियल्स जब पढ़ाए थे, जब मेरा पॉलिनोमियल्स वाला जो वीडियोस है उसमें आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट, कि एक्स एक्सिस को जितनी पॉइंट्स पे कट करेगा मेरा सॉल्यूशन भी उतने ही मेरे को रूट्स मिलेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे पावर 2 है तो कितने रूट्स बनेंगे मेरे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मेरे को सामने पड़ेंगे। ठीक है, 2 रूट्स मेरे आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देख लेते हैं रूट्स का मतलब क्या है, कि अगर हम लोग कोई एक वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालने के बाद अगर उसका आंसर 0 मिलता है तो हम लोग उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, कि वो वैल्यू क्या है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। इफ अ नंबर अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, इफ एंड ओनली इफ a α², अल्फा का मतलब देखो x की जगह पे अल्फा पुट कर दिया, x की जगह पे अल्फा पुट कर, a α² + b α + c का वैल्यू कितना आएगा, 0। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी वेरिएबल, कोई भी एक नंबर उठाओ, अगर उसको x में डालो, अगर वो x में डालने के बाद उसका आंसर 0 आता है तो वो जो नंबर लिए हो वो क्या है, उस इक्वेशन का रूट्स है। अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो वो रूट नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या बोला है, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन को इंपॉर्टेंट, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, टॉपिक लोग क्या है, सॉल्विंग अ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्विंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब देखो इसमें एक पैटर्न फॉर एक चीज देखेंगे हम लोग, एक ट्रिक भी जानेंगे जिससे क्या हुआ मेरा आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन कैसे भी दिया हो उसको आप लेके आ जाओ किस फॉर्म में, ax, उसको लेके आ जाओ एक किस फॉर्म में, इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसको आप एकदम एग्जांपल से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। हम लोग एक नंबर ले लेते हैं कुछ अकॉर्डिंग, क्या थे यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, 2x² + 4x - 16। हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 2x² + 4x - 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ऐसे ही कोई भी इक्वेशन होगा सबसे पहले आप उसको इस फॉर्म में लाओगे, कोई भी इक्वेशन होगा उसको आप पहले इस फॉर्म में लेके आओगे, उसके बाद ही सॉल्व करो। जैसे कि मान लो अगर कोई इक्वेशन ऐसे गिवन है, x - 2/x + 3 इज इक्वल टू x + 1/x - 2, या फिर ठीक है x + 2, क्या करोगे, सबसे पहले क्रिस क्रॉस करके सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इसको इस फॉर्म में लेके आओगे और जब इस फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद ही आंसर निकालोगे। क्लियर? तो क्या करेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं जनरल की कैसे निकालेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से, कैसे मेरा आंसर आएगा। तो मान लो ऐसे मेरा इक्वेशन बना, अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × -16 कितना होगा, -32। क्या होगा, -32। 2 × -16 कितना होगा, -32। अब हम लोग इस 32 का फैक्टर निकालेंगे, किसका, इस 32 का फैक्टर निकालेंगे। तो क्या बन जाएगा, 32 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 5, 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8, 2 × 16, 2 × 32। ठीक है, फैक्टर निकाल दिया। अब फैक्टर निकालने के बाद हम लोग खुद से 2 सवाल पूछेंगे। ठीक है, खुद से क्या पूछेंगे, खुद से 2 सवाल। अगर ये दोनों सवाल का जवाब आपको मिलेगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो यानी कि हम लोगों ने जो अजम्पशंस लिया है वो अजम्पशंस गलत हो गया। ठीक है, खुद से कौन से 2 सवाल पूछेंगे, पहला वो जो 2 नंबर इस फैक्टर को जो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिलना चाहिए, -32। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, ध्यान सुनना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उस आंसर का फैक्टर निकालेंगे, उस आंसर को क्या करेंगे, फैक्टराइज। क्या किया, मेथड कौन सा बोला है, फैक्टराइजेशन बोला है ना। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज करने के बाद उसको 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे कि जिन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करके -32 और उन दोनों पार्ट को प्लस या माइनस कुछ भी करके मिडल टर्म यानी कि 4 मिलना चाहिए। सिंपल, क्या समझ में आया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे,
जो मेरा आंसर आएगा उसको फैक्टराइज करोगे और फैक्टराइज करने के बाद उसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करोगे कि जिन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद -32 और प्लस या माइनस कुछ करने के बाद क्या मिलना चाहिए 4 + 4। कैसे ब्रेक करेंगे? आपके बोलोगे सर 2 2 जा 4 2 जा 8 और 4, यानी कि अगर मैं बोलूं सर 8 - 4 करने से 4 मिलेगा और 8 × -4 करने से 32। अतः आपने जो दो सवाल पूछा क्या आपको उसका जवाब मिला? आप बोलोगे हाँ सर मिल गया। क्यों क्या मिला? इन दोनों को प्लस माइनस करके 4 भी मिल गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 32 भी मिल गया। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक करेंगे। 2x² + 8x - 4x - 16 = 0। क्लियर है ना? यही ना हुआ, यही ना हुआ। उसके बाद मतलब हाँ, अब देखो इसके बाद क्या होगा, हम लोग कॉमन लेंगे। इसमें से 2x कॉमन चला गया, क्या बचा x + 4। यहाँ पे -4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x + 4। अब बोलोगे सर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये क्या? तो ऐसा कुछ नहीं। जब हम लोग ब्रैकेट लेंगे, देखो -4 × x -4x एंड -4 × +4 -16। समझ में? -4 × x -4x एंड -4 × +4 -16। क्लियर हो रहा है ना? तो उसके बाद हम लोग अब देखो इसमें से x + 4 कॉमन था, तो x + 4 को हम लोगों ने बाहर ले लिया और क्या बचा 2x - 4 = 0। क्लियर? समझ में आया? समझ में आपको क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 0। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 0। तो आप खुद सोचो, ऐसे कोई दो नंबर, ऐसा कोई दो नंबर बोलो जिसको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा हो। बोलो कोई भी ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा हो 0 आ रहा हो। तो आप बोलोगे सर 2 × 0, 8 × 0, 0 × 0, 5 × 0, 0 × 5 समथिंग। यानी कि एक बार तो 0 कम से कम मल्टीप्लाई करना ही होगा। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो यहां से क्या चला, यहां से आपको तीन चीजें पता चलती है। अगर ध्यान देना, अगर a × b करने से 0 आता है, अगर a × b करने से 0 आता है तो आइदर a = 0 या फिर आइदर b = 0 और बोथ यानी कि a = 0 एंड b = 0। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 मिलता है तो या तो उन दोनों में से कोई पहला नंबर 0 होगा, या तो दूसरा नंबर 0 होगा, या तो दोनों नंबर ही 0 होंगे। क्लियर? तो ये था हमारा क्या बोला जा रहा है क्वाड्रिकेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। अब आलू से फैक्टराइजेशन कहां लगा? यही तो फैक्टराइजेशन था, और कुछ थोड़ी था हाथी घोड़ा। सिंपल सा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको फैक्टराइज, उसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है, दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि जिसको ब्रेक करके मुझे क्या मिल जाए, दो केस ब्रेक करके दो केस का पता करना है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके -32 आना चाहिए और उन दोनों को प्लस या माइनस करके 4। अगर इन दोनों में से कोई एक केस भी फुलफिल नहीं होगा, अगर इन दोनों में से कोई एक केस भी फुलफिल नहीं होगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा। क्लियर? तो यहां से क्या पता चला, अब या तो अब हम चेक करेंगे ना, या तो x + 4 = 0 और 2x - 4 = 0। यहां से x का वैल्यू कितना आया -4 और यहां से कितना आया 2x = 4, x = ठीक है। इन दोनों मतलब ये दोनों रूट्स है। क्या है? ये दोनों रूट्स है। क्या है? ये दोनों रूट्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है रूट्स है। क्लियर? अब रूट का मतलब आपने बोला है सर कि इसको रूट मतलब जब हम लोग x की जगह पे ये दोनों वैल्यूज डालेंगे तो क्या आना चाहिए जीरो। चेक कर लेते हैं। इक्वेशन क्या था 2x² + 4x - 16। इक्वेशन क्या था 2x² + 4x - 16 और रूट्स मेरे x के क्या क्या आए थे, रूट्स मेरे x के क्या क्या थे, एक -4 और एक 2। क्या था? एक -4 और एक 2। तो 2 का तो हम लोग चेक किए ही थे, -4 का भी चेक कर लेते हैं।
-4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -4 -16 करने से मुझे क्या मिलेगा? -4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 माइनस 16, 4 इंटू -4 -4 -16, 32 माइनस 16 16, 16 माइनस 16 0। तो क्या बोलोगे सर, जैसे 2 डालने पे 0 आया वैसे -4 डालने पे भी 0 आया, यानी कि 2 और -4 ये दोनों मेरे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। एकदम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना कौन बात है सब चीज। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन कहते हैं ना यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। चलो इसका भी देख लेते हैं। क्या था? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। सेम सर, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 1 इंटू 3, 1 इंटू -3 -3, -3 का फैक्टर क्या होगा? एकदम 3 इंटू 1 सिंपल। तो दो क्वेश्चन, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके -3 आना चाहिए और दो नंबर को प्लस या माइनस करके -2। तो आप क्या बोलोगे सर? एक काम करते हैं, -3 प्लस 1 कर देते हैं, -3 प्लस 1 -2 और -3 और इंटू प्लस 1 -3। दोनों केस पूरा हो गया। आप क्या बोलोगे सर दोनों केस पूरा हो गया? तो अगर दोनों केस पूरा हो गया तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा? x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर आ रहा है x प्लस 1 और एक आंसर क्या आ रहा है? x माइनस 3। फिर सेम, या तो x का वैल्यू -1 होगा या तो x का वैल्यू 3 होगा, या तो x का वैल्यू -1 होगा या तो x का वैल्यू 3 होगा। अब हम लोग किस में चेक किए थे? हम लोग 3 में चेक किए थे शायद ना। हम लोग किस पे चेक किए थे? ये वाला क्वेश्चन 3 पे चेक किए थे क्या? हाँ देखो 3 पे चेक किए थे। तो अब हम लोग किस पे चेक करेंगे? -1, क्योंकि अगर -1 रूट है, सेम अगर -1 रूट है तो जब हम लोग x की जगह पे -1 डालेंगे तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 0। यानी कि -1 का स्क्वायर, इसको थोड़ा अलग कलर से करते हैं कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3 करने से कितना मिलेगा? क्वेश्चन, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस क्या होता है? +2 -3, 1 + 2 3 -3 कितना होगा? 0। तो आप बोलोगे सर 0 तो मिल गया, यानी कि 3 के साथ साथ -1 भी मेरा क्या था? अब आप लोग ये भी सोच रहे होगे सर आप तो इतना बच्चा वाला क्वेश्चन, इजी वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं तो एग्जाम में भी एग्जाम में इतना आसान नहीं आएगा। एग्जाम में हम लोगों को जो हम लोग पहले हमें बोले थे ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो सिंप्लीफाई करके सिखाए थे वैसे सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इजी क्वेश्चंस ले रहे हैं। अब जब हम लोग ये पार्ट खत्म करेंगे, जब हम लोग सम्स बनाने पाएंगे तब एकदम अच्छे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे, और एकदम ट्रिक्स कैसे लगाते हैं, आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सीखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सारे के सारे डाउट को खत्म करेंगे, उसके बाद ही लेक्चर्स को फिनिश करेंगे। कुछ भी अधूरा नहीं बचेगा। जब तक ये वीडियो का, जब तक ये लेक्चर खत्म होगा तब तक इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे आपके वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे हम लोग एक मेथड ये देखे थे कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के दो तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के दो तरीके होते हैं, पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा फॉर्मूला। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन तो सिंपल था ना, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म के साथ, फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे ध्यान देना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन होगा, जो भी इक्वेशन गिवन होगा उसको पहले उसके जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्मूला होगा। जनरल फॉर्म मतलब ax² + bx + c। जो भी फॉर्मूला गिवन होगा, जो भी फॉर्मूला गिवन होगा उसको पहले उसके जर्नल फॉर्म में लेके आओगे। जर्नल फॉर्म में लाने के बाद आप उसमें से a निकालना, a b c तीनों फाइंड करना है। इसमें उसके वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह पे b और a की जगह पे a, c की जगह पे c,
और वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर अच्छे से आ जाएगा, एकदम क्लियर कट आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं वही दो एग्जांपल के साथ जो हम लोग लिए थे। क्या कौन लिए थे हम लोग? 2x² + 4x - 16। चलो मान लो कि ऐसा एक और इक्वेशन है 2x² + 4x - 16। ठीक है, 2x² + 4x - 16। या फिर हम लोग कोई और इक्वेशन भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग इक्वेशन लेते हैं 3 ठीक है, 3x² - 2x - 16। अब देखो क्या क्या काम करोगे। सबसे पहले हम लोग इसको लाएंगे, इसमें से निकालेंगे। देखो जो स्टेप बोलेंगे वैसे ही करना, कुछ अलग से नहीं करना। जो भी इक्वेशन तुमको दिया रहेगा सबसे पहले उसको जनरल फॉर्म में लाना। जनरल फॉर्म में लाने के बाद इसमें से a b c तीनों लिख लो। इस केस में x का कोफिशिएंट क्या है? a। x का कोफिशिएंट क्या है? a, यानी कि 3। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट क्या है? -2 और c मेरे लिए क्या है? -16। क्लियर? a b c तीनों लिख लिए, a b c तीनों लिख। अब देखो एकदम आसान, x = -b, तो -b कितना है मेरे पास? -2। -b बोला था ना, तो b कितना है? -2, तो -2 प्लस माइनस √ b² यानी कि -2 का होल स्क्वायर, b² यानी कि -2 का होल स्क्वायर, -4 × a × c। ठीक है, क्लियर? बाय 2, a कितना है? a है 3। एकदम समझ में आ रहा है ना? बहुत क्लियर कट। अब यहां पे क्या करेंगे? -2 + 2 प्लस माइनस -2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4। -2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4। माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। समझ में आया? देखो क्या हुआ है, 4 के 12 दूनी 24, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 2 का स्क्वायर 4। एकदम सिंपल, समझ में आया? बाय क्या आ रहा है? 2 × 3, 2 × 3 यानी कि 6। क्या आ रहा है? 2 × 3 यानी कि 6। क्लियर? अब देखो 2 देख लेते हैं। चलो फिर क्या हुआ? 2 प्लस माइनस √24 + 4 कितना हो गया? 28। 20। अच्छा रुको, यहाँ पे देखो गलती हो गया ना, इसीलिए कुछ गड़बड़ लग रहा था हमको। गड़बड़ क्या लग रहा था कि √28 तो आता ही नहीं। √28 मेरा आंसर क्या होता? चल जाता रूट में। ठीक है, तो सॉल्व कर क्या था? 4 × a × c। c कितना है मेरे पास? -16। माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, और कितना हो गया? 4 के 12, 16 3 जा 48, 48 × 4, 4 1 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16, 91 92। कितना आ रहा? 192। अब देखो 192 + 4 कितना होता है? 196। 196/6। क्लियर? 196/6। क्लियर? अब देखो यहां से क्या किया हम लोग, यहां से क्या किया, अब वहां से बस सिंपलीफाई करते हुए चले गए। 2x = 2 प्लस माइनस 196 का रूट कितना होता है? 14। 196 का रूट कितना होता है? 14/6। अब देखो यहां से दो आंसर आ रहा है। पहला x का आंसर क्या आ रहा है? या तो 2 + 14/6, प्लस में था ना, प्लस माइनस, तो या तो प्लस वाला होगा, या तो 2 - 14/6, या तो 2 + 14/6, या तो 2 - 14/6। तो 2 + 14 14 + 2 16, कितना आ रहा है? 14 + 2 16/6, यानी कि 8/3। इस केस में आंसर कितना आ रहा है? 8/3। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 14 - 2 कितना होता है? -12, -12/6 यानी कि -2। तो यहाँ पे दो आंसर हो रहे हैं मेरे x के। एक आंसर हो रहा है +8/3,
और दूसरा हो रहा है -2। समझ में आया क्या किए? ये कौन सा मेथड था? सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला एक बार फिर से समझा रहे, समझिएगा। ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जहां पे b क्या होता है मेरे लिए x का कोफिशिएंट, ac क्या होता है मेरे लिए कांस्टेंट टर्म, और a क्या होता है मेरे लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो जो भी जो उसका मेरे को रूट निकालना होगा, सबसे पहले हम लोग उसको जर्नल फॉर्म में लाएंगे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लेके आएंगे, और इस फॉर्म में लाने के बाद उसमें से a b c, इस फॉर्म में लाने के बाद उसमें से a b c तीनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तीनों को अलग अलग करने के बाद फॉर्मूला पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो एग्जाम में गलत होने का चांसेस भी नहीं है। 1% भी एग्जाम में गलत करके मत आना, थोड़ा कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना। अगर प्लस माइनस सही करोगे तो सही हो जाएगा, अगर प्लस माइनस गलत कर दिए तो पूरा क्वेश्चन खत्म। क्या किया हम लोग? -b की जगह पे क्या लिखा? b के तो -2, तो यहाँ पे -2 नहीं लेना, माइनस ऑफ -2। इक्वेशन में क्या है? -b, तो माइनस तो रहेगा ही, उसके आगे b, और b मेरे लिए क्या है? -2, तो माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a इंटू सी, 4 इंटू a इंटू सी, माइनस ऑफ -2 +2 प्लस माइनस रूट ओवर -2 का होल स्क्वायर 4, -2 का होल स्क्वायर 4, -4 माइनस 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 प्लस हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना है? 192। ठीक है, बाई 2 इंटू 3 6, 2 प्लस में रूट ओवर 196 का रूट कितना होता है? 14, और 6 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस 2 था ना, प्लस माइनस, तो प्लस वाला भी हो सकता था, माइनस वाला भी हो सकता था। एक क्या हो गया? 2 प्लस 14/6, और एक क्या हो गया? 2 माइनस 14/6। क्लियर? समझ में आया? तो एक आ रहा है आंसर 8/3, और एक आ रहा है मेरा आंसर -2। क्लियर हो गया ना? एकदम ऐसे ही आसान है। थोड़ा जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी इतना ही लिखते नोट करते हुए जाओ, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सम्स कोई आसान और हार्ड नहीं है, सभी के सभी क्वेश्चंस आसान लगेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स। देखो, नेचर ऑफ रूट्स एक बहुत अच्छा टॉपिक, अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें तुम समझोगे कि सर रूट क्या है, एक्स क्या है मेरे लिए? एक्स है -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यही ना बोलोगे सर? रूट, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का नेचर क्या है? जैसे इंसान का नेचर होता है, उसी तरह रूट्स का नेचर क्या है? उसका नेचर क्या है? रूट जो मेरा निकला उसका नेचर क्या है? वो क्या है? रियल है, इमेजिनरी, क्या है वो? तो नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स में लिखा है एक्स, तो आप बोलोगे सर मेरे को एक्स के बारे में बताना है कि मेरा एक्स का नेचर क्या है, कैसे निकालेंगे? तो अब देखो कि सर ये जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे ये जो सारा नेचर का डिपेंडेंसी है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ बी स्क्वायर, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मेरे लिए क्या होता है? इसको हम लोग इसको समझ लो, ये जो होता है ये क्या है हम लोगों के लिए? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है मेरे रूट्स का नेचर। तो 3 टाइप का केसेस होता है। क्या होता है? 3 टाइप का केस बनता है। ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान देना, माइंड पूरा फोकस रखो तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्या बोला हूं? 3 टाइप का केस बनता है। पहला केस 1, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं, एग्जाम में अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ही है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है? 0 से बड़ा होगा। रूट के अंदर का वैल्यू क्या हो सकता है? अगर कोई नंबर क्या हो, या तो वो नंबर 0 से बड़ा हो सकता है, या तो वो नंबर 0 हो सकता है, या तो वो नंबर से छोटा हो सकता है। अगर हम लोग कोई नंबर गैस करें 15, 16, 20, 22, -2, -15, 0, कुछ भी, वो नंबर क्या, या तो 0 से बड़ा होगा। रूट्स के अंदर का वैल्यू क्या होगा? या तो वो 0 से बड़ा होगा, या तो वो 0 होगा, या तो वो 0 से छोटा होगा। पहला केस लेते हैं जब वो 0 से बड़ा हो। अगर ये 0 से बड़ा है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? टू रियल, इसको ऐसे लिख लो, क्या बोलेंगे इसको?
टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, या फिर इसको ऐसे लिख दो ताकि अच्छे समझ में आएगा, टू रियल एंड डिफरेंट रूट, टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स। यानी कि जो दो आंसर मिलेंगे मेरे को, जैसे कि इस केस में ध्यान देना, जैसे इस केस में मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना था 196। 196 क्या है, जीरो से बड़ा है कि छोटा है? आप लोग 196 तो जीरो से बड़ा है, तो अगर 196 जीरो से बड़ा था तो मुझे कितने आंसर मिलने चाहिए? तो दो मिले है ना, एक ये और एक ये। हर केस में देखोगे, अब तो एक ही सॉल्व कराया था ना, तो क्वेश्चन क्या बोला था, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है तो मेरे जो रूट्स निकलेंगे वो रूट क्या होगा? वो रूट मेरा रियल होगा, और दोनों के दोनों क्या होंगे? अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है। सेम केस 2 क्या बोलता है? केस 2 क्या बोलता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर हुआ तो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो पे, देखो अगर ये जीरो हो तो हट जाएगा ना, रूट जीरो जीरो, तो आंसर कितना आ रहा है? माइनस बी बाई 2 है। एक ही तो आंसर मिला, बट मैंने बोला पावर में 2 है तो आंसर कितना होगा? 2। पावर में 2 है तो आंसर कितना होगा? 2। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे क्या लिखेंगे? 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है। थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस क्या होगा? जब हम बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? जीरो से छोटा है। देखो जीरो से छोटा है, यानी कि मेरा रूट के अंदर वैल्यू कितना आएगा? वैसे मान लो आ रहा है समथिंग, मान लो -2 प्लस माइनस रूट अंडर -15, तो बोलोगे सर -15 माइनस रूट के अंदर नेगेटिव समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 16 होता तो 4 बोलते हैं, पॉजिटिव समझ में। रूट के अंदर का वैल्यू तो हम लोग यही पढ़ते हुए आए हैं कि रूट के अंदर का वैल्यू क्या होना चाहिए? वो तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, मगर इस केस में क्या है? जीरो से छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स, नो रियल। नेचर ऑफ रूट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं, नेचर रूट से एक क्वेश्चन देगा जरूर, तो ध्यान में रखना, इसको अंडरएस्टिमेट मत करना। ये कि मजाक मजाक में ले लेना, यही तो पढ़ना है, बट ऐसा नहीं। इसके क्वेश्चन में जो टाइप्स बनते हैं वो अच्छे टाइप्स बनते हैं। ठीक है, इसलिए उसको हल्के मत लेना। नेचर समझ क्या समझ में आया कि जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका 3 केस बना, या तो वो जीरो से बड़ा होगा, या तो वो जीरो के बराबर होगा, या तो वो जीरो से छोटा होगा। 3 ही केस बना ना। अगर वो जीरो से बड़ा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरे रूट्स आएंगे वो रूट्स का नेचर क्या होगा? रियल एंड डिफरेंट। मतलब ये अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से बड़ा आता है तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे जो रूट्स आएंगे वो रूट्स क्या होगा? रियल होगा, यानी कि एक रियल नंबर होगा, और क्या होंगे? 2 अलग अलग डिफरेंट रूट्स होंगे। ठीक है, बट अगर मेरे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो रूट्स का नेचर है वो नेचर क्या होगा? या तो इक्वल होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा। जो मेरे रूट्स मिलेंगे दोनों, वो दोनों रूट्स क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब मेरा अल्फा और बीटा दोनों बराबर होगा। जो मेरे रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे, क्लियर, और रियल होंगे। अच्छा एक चीज और गौर कर लो, देखो ये भी रियल है, ये भी रियल है। ठीक है, तो एक चीज और नोट कर लो, एक चीज और नोट कर लो कि ये अलग से, ये 3 केस में नहीं आता कि अगर क्वेश्चन बोले कि रूट्स रियल है, अभी ये तुमको क्लैरिफाई नहीं किया कि क्या डिफरेंट है, इक्वल है, कुछ नहीं बोला, खाली इतना ही बोला है कि जो रूट्स की जो नेचर है वो रियल है, बस रियल। तो रियल बोला है तो इसका मतलब क्या बोलोगे तुम? इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर सिर्फ रियल बोला है तो, अगर सिर्फ रियल बोला है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो रियल यहाँ पे भी है ना, तो क्या बोलोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना कि अगर क्वेश्चन में कुछ चीज मेंशन नहीं किया है और सिर्फ इतना ही बोला है कि जो रूट्स हैं वो क्या है? मेरे रियल है,
कोई नहीं, कुछ डिटेल नहीं दिया हुआ है कि इक्वल रूट्स है, डिफरेंट, कुछ नहीं, बस इतना बोला है कि जो रूट्स है वो रियल है। अगर रियल है तो दोनों केस पॉसिबल है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा भी होगा तो भी रियल आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो भी रियल आएगा। क्लियर, समझ में आया? इतना अब कॉन्सेप्ट के बाद बस इतना ही था, इतना ही चीज आपको, अगर इतना चीज खाली गौर देना था। अगर आपको ये सब समझ में आ गया ना तो एटलीस्ट 3 से 4 मार्क्स तो बोर्ड में श्योर शॉट लाओ। अभी तक तो हम लोग वर्ड इक्वेशन तक गए भी नहीं है, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट। अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप रूट्स के नेचर बता सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपने दो मेथड सीख लिया, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड सीखा, फैक्टराइजेशन मेथड सीखा। तो ये सब जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया ना तो आप लोग जब सम्स बनाओगे तो एकदम इजीली स्मूथली बनते हुए चल जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हम लोग सम्स प्रैक्टिस भी नहीं किया ना, प्रैक्टिस करेंगे। अब तो हम लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब तक सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट के बात कर रहे हैं, तो शायद ये आप लोग को क्लियर है। क्लियर है? एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और अब तक का जो सारा किया हम लोग ने उस सबको रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल टू 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन ay स्क्वायर। फिर स्टार्ट करते हैं, देख रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है। ये जो इक्वेशन ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3, इसका रूट है क्या 1, मतलब y इक्वल टू 1 का इसका रूट है, एंड इसका भी दोनों का कॉमन रूट है। देन ab इज इक्वल टू, ठीक है, सिंपल बोला ना, रूट है ना, रूट है यानी कि जब हम लोग रूट है का मतलब क्या समझ में आया, जब हम लोग y की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे पहला इक्वेशन ले लेते हैं, ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग y की जगह पे 1, y इज इक्वल टू 1 बोला है ना, 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें वैल्यू मिल जाएगा a का, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 इंटू a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू माइनस 3, a इज इक्वल टू माइनस 3/2। क्लियर? और दूसरा क्या बोला है, दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस y प्लस b इज इक्वल टू 0। y की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 2। a मिल गया, b मिल गया। क्या फाइंड करने बोला था, देन ab इक्वल्स टू, तुम लोग क्या करेंगे, ab यानी कि a इंटू b, a कितना है -3/2 एंड b कितना है -2, 2 कटा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ रहा है 3 नंबर ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया? दो इक्वेशन गिवन था, एक इक्वेशन था ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन था y स्क्वायर प्लस y प्लस b इज इक्वल टू 0। क्या दे दिया था कि y इज इक्वल टू 1 क्या है, कॉमन रूट, यानी कि दोनों में जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे y का तो मेरा आंसर क्या मिलेगा 0। क्या मिलेगा 0। तो हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, सम सॉल्व किया और इससे a का वैल्यू निकाला, इससे b का वैल्यू निकाला, और जो क्वेश्चन बोला था देन ab मतलब a इंटू b, तो a इंटू b का वैल्यू कितना निकला 3। तो 3 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्क्रिमिनेंट मतलब यानी कि डी वही था ना, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगा। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला था, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले a b c लिखेंगे ना, यहाँ पे a क्या है, a है मेरे लिए 3, b क्या, देखो इसको इक्वेट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका इक्वेट करेंगे, a का वैल्यू कितना आया 3, b का वैल्यू कितना होगा -4 एंड c का वैल्यू कितना होगा -2। बस वैल्यू पुट करो, b क्या होगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 3 एंड c क्या है -2। -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, 4 तिहाई 12 दूनी 24, 4 से 12, 12 टू जा 24। तो आंसर कितना आ रहा है 20, 10 30 और 4 40।
क्लियर, समझ में आया? कितना आया आंसर? 40। 40 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इसका भी। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला था? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करने से मेरा आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ना, तो हम लोग पहले ए बी सी लेंगे, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी, सी की जगह पे सी, वैल्यू पुटिंग करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा देखो दोनों रूट दे दिया ना, कॉर्डिनेट दो ही रूट होगा, दोनों रूट दे दिया। क्या बोला? देन द वैल्यूज ऑफ m एंड n। अच्छा ठीक है, देखो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। क्या बोला है? 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इज इक्वल टू 0। क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इज इक्वल टू 0। अब देखो दो रूट बोला है ना, तो पहले डालते हैं पहला रूट। When x इज इक्वल टू 2 तो वैल्यू क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 2 प्लस 2n। समझ में आया क्या किया हम लोग? जहां जहां पे x था वहां पे देखो x स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर और x की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 से 12, 12 माइनस 4m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। क्लियर, एक इक्वेशन मेरे को ये मिला, अगर पॉजिटिव रखें तो क्या हो जाएगा? 12 इज इक्वल टू 12 को ये रखे 4m को वहां भेज दे तो माइनस 4m आ जाएगा प्लस 4m माइनस 2n। यहां से 2 कॉमन ले लो, 2m माइनस n इज इक्वल टू 12, 2 से कटा 6 टाइम्स, यानी कि यहां से क्या मिल गया मेरे को? यहां से क्या मिला? 6 इज इक्वल टू 2m माइनस n। 2m माइनस n करने से क्या आएगा? 6। और दूसरा क्या है? दूसरा हम ले लेंगे when x इज इक्वल टू 3। 3 भी ना बोला है, एक रूट 2 था एक रूट 3, तो 3 लेने पे क्या आएगा? 3 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 3 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 माइनस 3 2 जा 6m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव कर लेते हैं इसको, 27 इज इक्वल टू 6m माइनस 2n। ठीक है, अब देखो यहां से गौर करोगे कि मुझे क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक, एक तो वैल्यू ये दिख रहा है, एक वैल्यू क्या दिख रहा है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों को इक्वेट करेंगे। जैसे पहला इसको ले लेते हैं, ये क्या मेरे लिए? 6m माइनस 2n इज इक्वल टू 27। क्या है? 6m माइनस 2n इज इक्वल टू 27। और यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है 2m माइनस n इज इक्वल टू 6। देखो अगर हम लोग ये लाइन ना लिखे, हम लोग सिर्फ यहां पे रुके तो हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर यहां तक लिखोगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। आसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुझे 2n को कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। क्या यहाँ पे 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 12। साइन सेम है तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। ठीक है, ये कटा 6 माइनस 4 कितना हुआ? 2m। 2m का वैल्यू कितना निकल रहा है? 27 माइनस, तो 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 15, तो m का वैल्यू कितना आ रहा है? 15/2। m का वैल्यू आ गया 15/2। n का वैल्यू निकाल लेना, ऑप्शन में क्या है? 15/2 है। देखो ऑप्शन नंबर ए 15/2। m मिल गया ना, हम लोग n भी फाइंड कर सकते हैं। n भी कैसे फाइंड करेंगे? m की जगह पे डाल दो, n की जगह वैल्यू डाल दो। जैसे यहाँ पे डाल दो 2, n का वैल्यू कितना है? 15। छोटा हो जाएगा, इसको यहाँ पे करते हैं। सी क्वेश्चन को साइड में सॉल्व कर लेते हैं। बस बताने के लिए नीड नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, मेरा एक ही था ना, तो पूरा नहीं डालना होगा। हम लोग बस यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं। कैसे कहेंगे? 12 का वैल्यू कितना है? 4m। m का वैल्यू कितना है मेरा? 15/2 माइनस 2n। 2 से कटा 4 2 टाइम्स, तो 12 इज इक्वल टू 15 30, 30 माइनस 2n, 2n को वहां भेज दिए और ये वैल्यू कितना हो गया? 30 माइनस 12। 2n कितना हुआ? 30 माइनस 12 कितना होता है? 18। n का वैल्यू 9। क्लियर, समझ में आया? क्या था? एकदम ध्यान समझना। मुझे एक इक्वेशन गिवन था, 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इक्वल टू 0। सिंपल सा इक्वेशन था।
3x² माइनस 2mx प्लस 2n इज इक्वल टू 0 और बोला था कि 2 और 3 इसका रूट है, 2 और 3 इसका रूट है, यानी कि जब हम लोग 2 और 3 को वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, मेरा जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। क्या किए, 2 डाल के पुट किए तो मेरा कितना आया 2m माइनस 2n इज इक्वल टू 12, एक इक्वेशन। दूसरे में मेरे को क्या मिला, दोनों इक्वेशन। अब जब दो इक्वेशन, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल है m और एक वेरिएबल n, जब दो वेरिएबल होगा तो कितने इक्वेशन चाहिए होंगे मेरे को, दो वेरिएबल मतलब दो इक्वेशन, तो दो इक्वेशन मिला। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का हम लोग 3 मेथड पढ़े थे, तो आप सोचोगे याद होगा 3 मेथड कौन कौन से थे। पहला क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर एलिमिनेशन, स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, 3 मेथड, ठीक है। तीनों में से हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया, हम लोगों ने यूज किया एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड करके हम लोग क्या फाइंड किया, m मिल गया, n फाइंड करके हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक करके आगे बढ़ गए। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या बोला, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल। देखो रियल के लिए तो पहले बताया था ना, क्या सोचा, रियल मतलब क्या हो गया, b² माइनस 4ac वाला क्या होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। पहले बताया था ना, b² माइनस 4ac वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों। तो चलो इक्वेशन में से पहले इसमें से फाइंड करते हैं a b c। a मेरे लिए क्या होगा 1, b मेरे लिए क्या होगा 4 और c मेरे लिए क्या होगा k। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होगा और ये जो लास्ट है वो क्या होगा c। वैल्यू पुटिंग कर लो, b क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया 1 एंड c हो गया k। क्लियर, कितना है 16 माइनस 4k इक्वल टू 0। तो यहां से क्या दिख रहा है मेरे को, 16 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4k एंड k का वैल्यू कितना निकला 4, यानी कि k जो है वो 4 से छोटा या उसके बराबर होगा। क्लियर, समझ में आया क्या था, b क्योंकि ये वैल्यू रियल था तो रियल के लिए क्या डिफरेंट क्या, 0 से बड़ा और बराबर दोनों होना चाहिए, मतलब k का वैल्यू 4 या 4 से छोटा, k का वैल्यू 4 या 4 से छोटा ही होगा तो ही मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, जो क्वाड्रिक का रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे या रियल होंगे, मतलब ठीक है, वो इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट रूट्स भी हो सकते हैं, वो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं था, सिर्फ क्या बोला था रियल। रियल मतलब b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 7x प्लस 3। सॉल्व करना है, ठीक है। पहले देखो क्या मिडिल टर्म्स होगा, मिडिल टर्म से नहीं होगा ना, मिडिल टर्म से तो आंसर निकलेगा नहीं, 3 इंटू 1 3 और 3 का फैक्टर 7 आएगा नहीं। क्या करेंगे हम इसको, किससे सॉल्व करेंगे, सीधा चार फॉर्मूला। सीधा चार फॉर्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर, यहां से a क्या है मेरे लिए, a निकल गया 1, b क्या निकला, x का कोएफिशिएंट कितना है -7 एंड c क्या निकल गया 3। तो वैल्यू पुटिंग करो, x इज इक्वल टू माइनस b यानी कि माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस रूट ओवर b² -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। क्लियर, बाई 2a, 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 7 माइनस रूट ओवर -7 49 माइनस 12 बाई 2। क्लियर, 7 प्लस माइनस 49 माइनस 10 39 माइनस 2 37 बाई। अब तो यहां से दो आंसर समझ में आ गया, एक तो आंसर होगा 7 प्लस रूट अंडर 37 बाई 2 और या तो 7 माइनस रूट अंडर 37 बाई। क्लियर, अब अगर आप आईसीएसई के हो, अगर आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हो तो आपको रूट्स के वैल्यूज गिवन होंगे, मतलब आपको बता देगा कि रूट 37 क्या होगा, रूट 15 क्या होगा। बट अगर आप सीबीएसई के हो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा,
सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, रूट निकालना सीख लेते हैं। ऐसे डिवीजन मेथड से रूट निकालेंगे, पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे। जैसे आप लिए 6 इंटू 6 कितना हुआ 36 -1, यहाँ पे 6 जाके ऐड होगा, क्या बच जाएगा 12। डेसिमल लेंगे तो 2 ठोक 0 और कटेगा नहीं तो एक और 0 बिठाएंगे। फिर क्या नंबर लेंगे हम लोग, लेंगे 127 इंटू 7 देख लेते हैं, चेक करना होगा। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 14 4 18, 18 8 के 7 7 1 8 8 89 और 128 इंटू 8 कितना होता, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 16 6 22, 8 कम 8 9 10 1024। मतलब हमें कौन सा लेना होगा, वही 6.07। देखो 2 रूट के बाद बस इतना पे करके छोड़ सकते हो और आगे जाने का नीड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। एक हो गया 7 प्लस 6.07 बाई 2 और एक है 7 माइनस 6.07 बाई 2। 7 प्लस 6 कितना होता है 13.07 बाई 2 और यहाँ पे क्या होगा 7 माइनस 6, यहाँ पे देख लो सब्ट्रैक्ट करके इसको मिटा दे रहे हैं, क्या होगा देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, लिख लेंगे 6.07, 10 में से 7 गया 3 9 0.93, तो कितना हो गया यहाँ पे मेरा 0.93 बाई 2। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड करेंगे। देखो x का यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है ना, एक वैल्यू क्या रहा था 13.07 बाई 2 और एक वैल्यू क्या था 0.93 बाई 2। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 6 जा 12, 6.5, देखो 2 3 जा 2 6 जा 12, डेसिमल बचा 10, फिर 2 3 जा 6 समथिंग और यहाँ पे क्या आ रहा है 0.24 जा 8, 0.46 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ 2 रूट्स मिल गया। क्वेश्चन में देख लेना, अगर 2 डेसिमल प्लेस बोलेगा तो 2 डेसिमल प्लेस, अगर 3 डेसिमल प्लेस बोलता है तो 3 डेसिमल प्लेस से जाना, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। अगर आपको 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है तो 2 डेसिमल, अगर आपको 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है तो 3 डेसिमल। क्लियर, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ना, बहुत आसान सा कुछ। देखो ये जो क्वेश्चन आएंगे ना वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 3 मार्क्स, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ए बी सी वैल्यू लोगे और फॉर्मूला में पुट करोगे और सिंपली सॉल्व करते हुए चल जाना। अगर सीबीएसई को तो रूट सॉल्व निकालना होगा ना, एसएससी में तो रूट्स दे देता है, ऐसे एक बुकलेट देता है इसमें रूट्स बता देता है, बट सीबीएसई में नहीं बताता, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बेटर अगर आप सीख लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप सीबीएसई को हो या फिर आईसीएसई को अगर आप सीख जाओगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k आर द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर। अच्छा देखो, रेसिप्रोकल ऑफ द ईच मतलब ये जो इक्वेशन है मेरा, कौन सा इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0 और जो बोला है जो रूट्स क्या है रेसिप्रोकल। सबसे पहले तो जो लोग आईसीएसई से देख रहे हैं ना वो लोग फिलहाल इस क्वेश्चन से दूर रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई का है और वो क्या बोला चाह रहा है रेसिप्रोकल, यानी कि देखो हम लोग क्या बोले हैं कि रेसिप्रोकल यानी कि रूट्स का मल्टीपल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। अब देखो सी बाई ए मतलब पहला एक रूट मेरा अल्फा सही है, दूसरा रूट क्या है बीटा, क्या है उसी का रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाई अल्फा और मेरा आंसर कितना आ रहा है सी यानी कि माइनस के बाई ए, सॉरी प्लस के है ना, तो प्लस के बाई ए। देखो अल्फा अल्फा कटा, आंसर 1 इज इक्वल टू के बाई 3 एंड के इज इक्वल टू 3। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। ये आप लोग थोड़ा दूर रहना, जो आईसीएसई से वो सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का है, चैप्टर पॉलिनोमियल में मैंने बताया था, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 450। 2 नेचुरल नंबर का डिफरेंस 7 है, यानी कि अगर एक नेचुरल नंबर मेरा x है, दूसरा नेचुरल नंबर क्या होगा मान लो y, और बोला दोनों का डिफरेंस, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 7, जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है 7, तो x माइनस 7 क्या हो जाएगा y।
तो अगर मेरे को एक वेरिएबल लेना है तो मैं ले लूंगा x और दूसरा y की जगह पे क्या ले लेंगे ये, क्योंकि क्या बोला दोनों का प्रोडक्ट इज 450, यानी कि x प्रोडक्ट मतलब x इंटू x माइनस 7 करने से कितना आएगा मेरे पास 450। यहां से कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 450 इज इक्वल टू 0। अब 450 को फैक्टराइज करेंगे 2 से करेंगे तो कितना आएगा 225, फिर 3 से करेंगे 375, फिर 3 से 3 to 6, 3 5 15, 5 से 5 5 25, 5 से करेंगे 1, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब मुझे इसको ऐसे अरेंज करना है कि मेरे को प्लस माइनस करके मुझे क्या मिल जाए। पहले देखो अरेंज कैसे करेंगे, दोनों का मल्टीपल कितना हो माइनस 450 और प्लस या माइनस का मुझे कितना मिल जाए बीच का वैल्यू यानी कि -7। क्लियर, मैं क्या ले लेंगे 5 5 25। अगर मैं ले लू -25 प्लस 3 3 9 2 18 9 9 2 18 कितना मिला -7 और ये कितना हो -25 इंटू 18 -450। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 18x माइनस 450 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 25 प्लस 18 कॉमन ले लो, x माइनस 25। ठीक है, क्लियर। यहां से क्या आंसर आ रहा है, एक आ रहा है x प्लस 18 और एक क्या मिल रहा है x माइनस। ठीक है, तो कैसे x का दो वैल्यू मिल रहा है, एक तो -18 और दूसरा 25। क्वेश्चन क्या बोला नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो नेगेटिव जाएगा नहीं, तो मेरा आंसर क्या होगा 25, यानी कि मेरा x अगर मेरा 25 है, मेरा दूसरा नेचुरल नंबर जो बोला है y क्या होगा, y क्या होगा 25 माइनस 7y होगा ना, 25 7 गया 18। अगर एक नंबर 25 है दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 18। क्लियर, देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन था, बेहद ही आसान। क्या बोला था, दो नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस है 7, तो हम लोगों ने पहले एक नेचुरल नंबर माना x और दूसरा माना y, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 7, तो मैंने लिख लिया और मैंने यहाँ से y का वैल्यू क्या निकाला x माइनस 7। ये इसलिए क्योंकि मैंने बोला था दोनों का प्रोडक्ट कितना है 450, y की जगह पे क्या लिखे x माइनस 7 और सिंप्लीफाई किए, मेरा क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक बन के सिंप्लीफाई किया तो क्या मेरा आंसर कितना है -18 और प्लस 25। तो अब देखो पहला कि 18 मेरा नेचुरल नंबर था ना, तो नेगेटिव नंबर तो जाएगा नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो गया 25। अब x का वैल्यू 25 निकला, तो यहाँ से y का वैल्यू हम लोगों ने 18 फाइंड कर लिया। क्यों कैसे फाइंड कर लिया, क्वेश्चन क्या बोला था x माइनस 7 इज इक्वल टू y ना, तो 25 माइनस 7 में ले क्या होगा y, 25 में 7 कितना होता है 18। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 7,500 were divided equally among a certain number of children. Had there been 20 less children, each would have received 100 rupees more. देखो पहले मान लो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 7,500 किन्हीं बच्चों में इक्वली बांटना था। तो मान लेते हैं 7,500 पहले x नंबर ऑफ बच्चों में बांटना था। अरे मान लो मैं बोलो मेरे को 100 रुपया 5 बच्चों में बांटना है, तो कितने बच्चे 20 से बांटूंगा ना 100/5। उसी तरीके से 7,500 रुपया बांटना है कितने बच्चों में, x नंबर ऑफ बच्चों में, तो हर बच्चों को कितना रुपया मिलेगा 7,500/x। जैसे कि अगर मेरे पास 5 बच्चे हैं और मेरे पास 100 रुपए हैं और ये 100 रुपए 5 बच्चों को बांटना है, तो मैं कैसे बांटूंगा 100/5 यानी कि 20, यानी कि हर बच्चे को 20 रुपया। उसी तरीके से 7,500 अगर x नंबर ऑफ बच्चों को बांटना है तो हर बच्चों को कितना मिलेगा 7,500/x। अब क्या बोला है कि अगर 20 बच्चे कम होते, अगर बच्चे x की जगह पे x माइनस 20 होते तो हर बच्चों को कितना मिलता 100 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि ये जो 7500 रुपया है, ये जो 7500 रुपया है, अगर ये जैसे कि बच्चे जो थे उसमें से 20 कम, यानी कि मान लो मेरे पास 100 रुपए है और बच्चा बैठा है 5, तो हर बच्चों को कितना रुपया मिलेगा सर 100/5 यानी कि 20, हर बच्चों को कितना मिलेगा 20 रुपया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मान लो एक बच्चा कम होता यानी कि 5 की जगह पे 4 होते तो मेरे को कितना देना पड़ता सर 100/4 यानी कि 25। तो क्वेश्चन क्या बोला कि अगर जैसे मेरा वाला क्वेश्चन क्या बोलता है अगर एक बच्चा कम हुआ तो हर बच्चों को 5 पे ज्यादा मिलेगा। उसी तरह ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 7,500 किसी x नंबर ऑफ बच्चों में डिवाइड होता तो उनको कुछ मिलता, अगर 20 बच्चे कम होते तो उनको क्या होता 100 रुपए एक्स्ट्रा मिलता। एक्स्ट्रा यानी कि पहले जितना मिल रहा था, देखो पहले ज्यादा मिल रहा था कि अभी, पहले ज्यादा मिल रहा था कि अभी, तो बोला सर अभी ज्यादा मिल रहा है।
अभी क्या हो रहा है, अभी ज्यादा मिल रहा है, तो ये वाला नंबर पहले आएगा 7500। इसको ऐसे लिखेंगे अच्छे से, तो फिर बाद में स्पेस का दिक्कत हो जाए मे बी। 7500 बाई x माइनस 20, x माइनस 20। देखो पहले बच्चे ज्यादा थे तो पैसे कम मिल रहे थे, अब बच्चा कम हो गया तो पैसा क्या मिलेगा, पैसा और ज्यादा मिलेगा ना, तो ज्यादा पैसा पहला, उसमें से मेरे को पहले जो मिल रहा था अगर मैं उसको घटा दूं तो कितने का डिफरेंस आएगा, 100 रुपए का। क्लियर समझ में आया कि पहले उसको इतना मिलता था, अगर 20 बच्चा कम होता तो उसको कुछ ज्यादा मिलता, जिससे क्या होता वो 100 रुपए ज्यादा मिलता। तो अभी जितना मिल रहा है उसमें से पहले वाला लेस किया तो कितना आ गया, 100। अब यहाँ पे सिंपली एलसीएम ले लो, या फिर देखो इसमें से कुछ कॉमन है, 100 कॉमन है ना, 100 कॉमन लेके बाहर निकाल दो, 100 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बच गया, 75 बाई एक्स माइनस 20 माइनस 75 बाई एक्स इज इक्वल टू 100। 100 कट गया तो 1 चला गया वहां पे। अब यहाँ पे 75 भी कॉमन ले लो, क्या बच गया, और एलसीएम ले लो, एलसीएम आ रहा है x माइनस 20 इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 20, क्लियर, इज इक्वल टू 1। ये 75 यहाँ चला गया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस एक्स प्लस 20 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 1 बाई 75। क्लियर, यहां से आगे बढ़ेंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, आंसर कितना आ रहा है, देखो 20, 75 को ऊपर भेजो, 20 इंटू 75 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x। यहां से कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x कितना हो गया, 0, 5 2 जा 10, 7 दूनी 14, 1 15, 1500। अब 1500 को फैक्टराइज करेंगे, 1500 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 750, फिर 2 से करें, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ठीक है, फिर करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 से 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से फैक्टराइज करेंगे 1, यानी कि कितना आ रहा है आंसर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना, मुझे फाइंड करना, मुझे x ही फाइंड करना, ठीक है। चलो, और क्या करेंगे, इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि मुझे क्या मिल जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच का नंबर, यानी कि नंबर क्या देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1500 इक्वल टू 0 हुआ ना, मुझे क्या मिल जाए, माइनस 1500, और दो नंबर को प्लस से माइनस करके मुझे क्या मिल जाए, माइनस 20। कैसे फैक्टराइज करेंगे, 5 5 25, 25 दूनी 50, और 5 से 15 30, देखो 50 और 30, यानी कि माइनस 50 प्लस 30 माइनस 50 इंटू 30, दोनों केस पूरा कर रहा है ना, तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 30x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लो, x माइनस 50 प्लस 30 कॉमन ले लो, x माइनस 50, ठीक है, और 0 तरह से x का वैल्यू क्या आ रहा है, x माइनस 50 या फिर x प्लस 30। अब x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है, x का वैल्यू या तो 50 होगा या तो माइनस 30। देखो नंबर ऑफ बच्चे कभी भी नेगेटिव तो नहीं होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी नेगेटिव होगा नहीं, मेरा आंसर क्या होगा, 50। समझ में आया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो मेरा आंसर क्या होगा, 50। क्लियर, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और रेक्टेंगुलर पार्क is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length, यानी कि लेंथ अगर मेरे लिए x है, अगर इसको तो अच्छे से करते हैं, पता नहीं क्वेश्चन लंबा चल जाए छोटा चल रहा है, लेंथ अगर मेरे लिए x है तो ब्रेथ क्या होगा, 3 मीटर लेस, क्या बोला, 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, लेंथ से 3 मीटर कम है, तो लेंथ से 3 मीटर कम है। Its area is to be 4 square meter more than the area of the park that has already been made in the shape of isosceles। देखो यहाँ पे एरिया का बात करें ना, पहले एरिया निकाल लेते हैं, तो यहाँ से एरिया क्या निकला, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, एरिया वन पहला लेगा। दूसरा क्या बोला चला, इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क
that has already been made in the shape of an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप में है, ठीक है, जिसका बेस क्या है, बेस मतलब x माइनस 3 और क्या बोला है, बेस एज रेक्टेंगुलर पार्क एंड द एल्टीट्यूड ऑफ बार, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इनटू बेस, बेस कितना मेरे लिए x माइनस 3 और हाइट कितना मेरे लिए 12, 2 से कटा 6 यानी कि आंसर कितना आ रहा है 6x माइनस 18। क्लियर। अब क्या बोला था कि इन दोनों का जो एरिया का डिफरेंस है वो कितने मीटर का है, 4 मीटर का। इन दोनों के एरिया का डिफरेंस है वो कितने मीटर का है, हाँ, जो रेक्टेंगल वाला जो एरिया है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के मीटर कितने का, 4 मीटर का डिफरेंस है। यानी कि क्या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है ये कि जो रेक्टेंगल का जो एरिया था, यानी कि x ब्रैकेट में x माइनस 3 को जब हम लोग घटाएंगे 6x माइनस 18 के साथ, तो आंसर कितना आएगा 4 स्क्वायर मीटर। समझ में? देखो ये भी एरिया इन दोनों के एरिया का जो डिफरेंस कितना था, 4 स्क्वायर मीटर का डिफरेंस था। ये कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखो 14 का फैक्टर तो बहुत सिंपल है, माइनस 7x माइनस 2x। क्लियर। 14 का फैक्टर क्या होगा, 7 और 2 और माइनस कितना से माइनस 9 और माइनस 7 इंटू माइनस 2 प्लस 14। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7, तो एक हो गया x माइनस 2। ठीक है, क्लियर। अब x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 या फिर 7। फाइंड द लेंथ। देखो अगर हम लोग क्या बोलते हैं, हुज वेट इज 3 मीटर लेस ना, अगर यहाँ पे मेरा 2 वैल्यू आ रहा है, दोनों सही है एक बार में, कोई प्लस नहीं आया मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यू x के 2 वैल्यूज पॉसिबल है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। लेंथ और ब्रेथ, देखो सबसे पहले x ले लेंगे ना, जब मेरा x का वैल्यू क्या हो, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो लेंथ कितना हुआ। अच्छा देखो ट्विस्ट ये है कि लेंथ अगर 2 होगा तो ब्रेथ तो कम ही नहीं होगा ना, लेंथ 2 होगा तो ब्रेथ कैसे कम हो पाएगा। अगर x का वैल्यू 2 होगा, लेंथ अगर 2 होगा तो ब्रेथ जो है वो x माइनस 2 यानी कि x माइनस 3, यानी कि 2 माइनस 3 पॉसिबल है। तो आप बोलोगे नहीं सर ये ऑप्शन ही हट गया, तो क्या बचा, when x इज इक्वल टू 7, तो लेंथ का मेरे लिए 7 है, तो ब्रेथ मेरे लिए क्या होगा 7 माइनस 3 यानी कि 4। क्लियर। चेक भी कर सकते हो आप लोग इसको, यहाँ पे 4 ना, x में कितना 4, यहाँ पे कितना 4, 4 आता ना, यहाँ पे 6 6 24, इधर आता 24 और यहाँ पे 7 चौके 28, जो मुझे डिफरेंस कितने का था 4 का। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला था, एक रेक्टेंगुलर एरिया था जिसका लेंथ था x और ब्रेथ कितना था x माइनस 3, लेंथ था x और ब्रेथ कितना था x माइनस 3। अब बोला था इस दोनों का जो एरिया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल और जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितने मीटर का है, 4 स्क्वायर मीटर का डिफरेंस है। कितने मीटर का डिफरेंस है, 4 स्क्वायर मीटर का डिफरेंस है। क्लियर। तो हम लोग क्या किए, पहले दोनों का एरिया फाइंड किए, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल देन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, दोनों का एरिया मिला। अब क्या बोला, इन दोनों के एरिया का बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने स्क्वायर मीटर का है, 4। कितने स्क्वायर मीटर का है, 4। दोनों का एरिया का डिफरेंस सॉल्व किए, क्वाड्रेटिक बना, यहाँ पे आंसर आया 2 and 7, यहाँ पे आंसर आया 2 and 7। अब जब आंसर आया 2 और 7 दोनों लेके चेक कर, तो क्या पता लेंथ तो 2 हो नहीं पाया, क्यों, क्योंकि लेंथ क्या ब्रेथ से कम 3 मीटर तो ज्यादा है, ये भी ना ब्रेथ क्या पता, लेंथ माइनस 3 x माइनस 3, तो जब मेरा x का वैल्यू 2 होगा तो ब्रेथ तो कम ही नहीं हो पाएगा ना 3, तो x 2 तो होगा नहीं, क्या बचा 7, तो जब x का वैल्यू 7 होगा तो ब्रेथ का वैल्यू कितना होगा 4। मैंने बोला इसको चेक भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया था, हाफ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना था 4 और हाइट कितना था 12, तो ये कट गया, आंसर कितना था 24, और रेक्टेंगल का एरिया कितना था 7 इंटू 4 यानी कि 28, दोनों के बीच डिफरेंस था ना 4 यूनिट, तो मेरा आंसर क्या है, सही है। क्लियर, समझ में। तो ऐसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सब ऐसे ही है। अगर आप लोगों को ये सब वर्ड इक्वेशन में बस आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए,
बाकी जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व होगा। वर्ड इक्वेशन है, बस आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन बनता है। इसमें ये पूरा जो थ्योरी था वो थ्योरी क्यों था, बस क्या बनाने के लिए, ये बनाने के लिए। जाओ तो मिट गया पूरा जो थ्योरी था वो क्यों था, ये बनाने। यहाँ पे इक्वेशन क्या था लिख लेते हैं, अगर हम लोग को पता हो तो फाइंड कर ही लेंगे। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये जो पूरा जो ट्विस्ट था वो ट्विस्ट सिर्फ किस चीज के लिए था, सिर्फ ये बनाने। अगर आपको ये बनाने आ गया, अगर आपको इक्वेशन बनाने आ गया तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व। तो वर्ड इक्वेशन और नॉर्मल इक्वेशन कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस नॉर्मल इक्वेशन में आपको इक्वेशन दे देगा, आपको सॉल्व करना है। वर्ड इक्वेशन में आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। तो ये जो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और एक और क्वेश्चन हम लोग ने जो प्रैक्टिस किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। सो 7500 ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार रिपीट हुए। पाइप एंड वर्क को लेके बोल सकता है, फिर स्पीड एंड डिस्टेंस को लेके बोल सकता है। अभी तो पूरा सब क्वेश्चंस करा नहीं सकते ना, तो हम लोग मैक्सिमम टाइप कवर कर सकते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप करके रखना। और हम लोग जो ये पढ़े थे वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी